बस आपको ध्यान से समझना है। क्लियर? तो कहता है फर्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a type of intelligence as proposed by Gardner? गार्डनर ने कौन सी थ्योरी नहीं दी थी इंटेलिजेंस की? आपको पता होगा जो आपका गार्डनर है, गार्डनर ने क्या किया था, 8 टाइप की इंटेलिजेंस बताई थी। तो उन्होंने म्यूजिकल भी डिस्कस किया था, लिंग्विस्टिक भी डिस्कस किया था, लॉजिक को मैथमेटिकल भी डिस्कस किया था। उन्होंने क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की थी। और यहाँ आपसे क्या पूछा है, नॉट ए टाइप ही पूछा है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? आप याद रखना, जब भी आपका सीडीपी का पेपर हो, चाहे आप कोई भी टेट का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ पे एग्जामिनर का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो कौन सा होता है, नोट होता है। कौन सा होता है बच्चा, नोट होता है। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, कैसे कौन सा ठीक नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट सेम। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, जो आपका बौद्धिक डिसेबिलिटी होते हैं, जो बौद्धिक स्तर से क्या होते हैं, डिसेबल बच्चे होते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी क्या होती है, जैसे आपने देखे होंगे बहुत से बच्चे जो होते हैं, किसी को लिखने में समस्या होती है, किसी को बोलने में समस्या होती है, अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होती है। किसी को बहुत ज़्यादा मैथ्स में गलती होती है कैलकुलेशन के दौरान, तो उस टाइप की डिसेबिलिटी को क्या कहा जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, वो दोनों सेम नहीं है, ये बात तो सही है भाई। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अलग होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी अलग होती है, तो सेम नहीं है, ये बात सही है। आगे देखो, ए चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी असेंशियली हैज एन IQ स्कोर लेस देन 70। ये बात ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी हो, मान लो कोई बच्चा है, मतलब वो ठीक से पढ़ नहीं पाता है ना, तो ऐसा थोड़ी ना उसका IQ स्कोर 70 से कम होगा, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे डिसेबल बच्चे बहुत ज़्यादा जीनियस भी होते हैं, देखा होगा आपने। तो ये बात तो क्या है, रोंग है, और रोंग ही आपसे पूछा है। फिर भी हम थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अकर बिफोर एज 18। जो बौद्धिक स्तर होता है वो मोस्टली 18 ईयर तक डेवलप हो जाता है, तो ये बात तो ठीक है। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी बोथ आर डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, ये बात भी ठीक है। दोनों किसके अंतर्गत आती है, ये डेवलपमेंट डिसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। जिन बच्चों को इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है, तो वो अपना किस में कर सकते हैं, हिंदी में भी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कंटेन पेरेंट्स वर्क प्लेस एज पर द ब्रोन फेन ब्रनर इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। कहता है जो ब्रेन फेन ब्रनर है, उन्होंने कितने सिस्टम दिए थे, 5 सिस्टम दिए थे। कितने सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था उन्होंने, 5 सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। उन्होंने जो सबसे पहले, जो एक बच्चा है उसके आसपास उसके जो नेबर है, उसके जो पेरेंट्स हैं, जो जहाँ पे वो खेलता है, वो सब जो सिस्टम आता है, जिसमें उसके ये सब लोग लाई करते हैं, परिवार, दोस्त और उसके नेबर, ये सब किस में आते हैं, आपके मीसो सिस्टम में आते हैं। किस में आते हैं, मीसो सिस्टम में आते हैं। आगे देखो, माइक्रो में क्या आता है, माइक्रो में आता है जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, मतलब बच्चे से पेरेंट्स भी कनेक्ट है, बच्चे से टीचर भी कनेक्ट है, और बच्चे से पेरेंट्स भी कनेक्ट है। तो जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं ना बच्चे के थ्रू, तो वो उन दोनों में रिलेशन बताया जाता है, तो वो किस में आ जाएगा, आपका माइक्रो में आ जाएगा। क्लियर हुई? अब इकोसिस्टम में क्या होगा आपका, सॉरी, एक्सोसिस्टम में क्या होगा आपका। एक्सोसिस्टम में होता है कि बच्चे से डायरेक्टली तो कनेक्ट ना हो, हाँ इनडायरेक्टली कनेक्ट हो। जैसे पेरेंट्स का जो वर्क प्लेस होता है, वो डायरेक्टली तो कनेक्ट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली तो कनेक्शन है ना, वो कहीं ना कहीं। तो जब इनडायरेक्टली कनेक्शन होता है, वो कहाँ पे होता है, एक्सो में होता है। लास्ट आपका क्या बच गया, मैक्रो। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, जब रूल्स और लॉ की बात करते हैं, तो वो मैक्रो में आ जाता है। किस में आ जाता है, रूल्स और लॉ की बात करेगा ना जब ब्रेन फेन ब्रनर, तो वो किस में आ जाएगा, आपका मैक्रो सिस्टम में आ जाएगा।
तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, एक्सोसिस्टम होगा। क्लियर हुए तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट कहता है कि एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी वह बच्चे के ललाट पे थपकियां देती है वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। तो यह बच्चे का कौन सा व्यवहार सर्वोत्तम व्यवहार की व्याख्या है। देखो, जो आपका क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग को हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। वो क्या होता है कि एक बच्चा न्यूट्रल होता है, और जब वो न्यूट्रल बच्चा कोई भी हल्की सी एक्टिविटी करने पे एक्टिव हो जाता है, जैसे ललाट पे थपकी हमारी, तो वो एक्टिव होके क्या करने लग गया, स्तनपान करने लग गया। तो जब एक न्यूट्रल बच्चा थोड़ी सी एक्टिविटी के बाद एक्टिव हो जाए तो वो किस टाइप की कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। और ऑपरेंट कंडीशनिंग कौन सी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ऑपरेंट कंडीशनिंग किस प्रकार की होती है, जैसे हम बच्चे को एक्टिव करें लेकिन लालच देके, टॉफी देके, बिस्किट देके, है ना, पनिशमेंट रिवार्ड देके, इस टाइप की जो कंडीशनिंग होती है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो फोर्थ का आंसर बी क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। देखो, जब भी आपकी जेडपीडी की बात आ जाए, जेडपीडी क्या होता है आपका, इसके बारे में ठीक नहीं है, ये आपसे पूछा है, नोट पूछा है ना आपसे, तो नोट पूछा है तो पहला ऑप्शन देखो आप, ये लेववाइगोसी से रिलेटेड है, बिल्कुल है। जेडपीडी किससे रिलेटेड है, लेववाइगोट्स की थ्योरी से रिलेटेड है। आगे कहता है इट सेट द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न। हाँ, जेडपीडी क्या होता है, ये अपर लिमिट होती है जहां पे बच्चा कैपेबल होता है सीखने के लिए। इट इज रेंज ऑफ टास्क दैट एक लर्नर कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हेल्प ऑफ अदर, कैन नॉट परफॉर्म। हाँ, ये जेडपीडी क्या होता है, मतलब जेडपीडी ये होता है कि मतलब जो एक बच्चा है ना उसको थोड़ी सी दूसरों की हेल्प की जरूरत होती है, भले वो टीचर की हेल्प हो, भले वो पेरेंट्स की हेल्प हो, वो कैन नॉट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली, वो क्या नहीं करता, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर पाता, ये बात भी सही है। तो फोर्थ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कहते हैं कि एक बच्चा इंडिपेंडेंटली सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। और इसमें आपसे नोट ही पूछा था, तो फिफ्थ का कौन सा आंसर सही होगा आपका, फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गए। मैं एक बार फिर से सबके टिक लगा देती हूँ। तो फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा आपका, फर्स्ट का आंसर होगा आपका फोर्थ। ज्यादा हो गया, एक सेकंड भाई। सेकंड का आंसर क्या हो गया आपका, बी। सेकंड का आंसर बी। थर्ड का आंसर आपका 4, और फोर्थ का आंसर आपका 2। फिफ्थ का आंसर आपका 4। इतना क्लियर हुआ, आगे चले, आगे चले भाई। इतना किस किस को समझ आया ये बताओ। ठीक है, क्लियर हुई चीजें, कमेंट करके आप जरूर बताना अगर आपको क्लियर हुई है तो। नेक्स्ट आपसे कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो इसमें क्या आएगा आपका, क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद वॉलंटरी बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग डील विद वॉलंटरी बिहेवियर, क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद इनवॉलंटरी बिहेवियर, एंड इन ऑपरेंट कंडीशनिंग consequences आर important इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन। तो इसमें नॉट ट्रू पूछे है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सेवेंथ देखो आप, कहता है कि मीता ने एक खिलौना सांप से लगने वाला भय दूर कर लिया था, परंतु एक दिन अचानक उसका डर लौट आया जब उसने अपने बिस्तर पर एक खिलौना सांप पड़ा देखा। तो इस प्रकार के भय को क्या कहा जाता है। जिन बच्चों को इंग्लिश में पढ़ना है वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं मीता हैज ओवरकम हर फियर ऑफ टॉय स्नेक, हाउएवर on one occasion her fear returned when she
फाउंड टॉय स्नेक ऑन हर बेड, सच रिटर्न ऑफ फियर कैन ही टर्म एज। तो एकदम से आया है ना, तो एकदम से आया है तो उसको क्या बोलोगे आप? स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलोगे। क्या बोलोगे? स्पॉन्टेनियस रिकवरी बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a process of cognitive development as given by Piaget? पियाजे ने किस किस के बारे में बात की थी? पियाजे ने असिमुलेशन के बारे में, अडेप्टेशन के बारे में और अकोमोडेशन के बारे में बात की थी। उन्होंने शेपिंग के बारे में बात नहीं की थी और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है। उन्होंने शेपिंग के बारे में बात नहीं की थी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा आपका 4th। क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन इन स्टर्नबर्ग ट्रायहार्की थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस। पहले तो ये याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी, तो क्या आ जाएगा आपका? स्टर्नबर्ग आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि कौन सी स्टर्नबर्ग की थ्योरी की टाइप नहीं है, तो आप ये याद रखना कि स्टर्नबर्ग क्या पहनता था? कैप पहनता था। क्या पहनता था? कैप पहनता था। सी से क्रिएटिव, ए से एनालिटिकल और पी से आपका प्रैक्टिकल। ये तीनों ऑप्शन तो है। नोट पूछा है तो उन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की थी। उन्होंने म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9th का 3 हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट में कहता है द एग्जाम्पल यू scratch my back and I will scratch your indicate which type of morality as given by Piaget। पियाजे ने सबसे पहले मोरलिटी का वो दिया था, तो उन्होंने सॉरी एक बार मुझे फिर से पढ़ने दो। यह कथन तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाऊंगा निम्नलिखित में से किस प्रकार की नैतिकता की ओर इंगित करता है? जैसा कि पियाजे ने बताया। पियाजे ने क्या बताया था भाई? बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन बताया था। उन्होंने रियलिज्म, प्री कन्वेंशनल मोरलिटी की बात नहीं की थी। उन्होंने किसकी बात की थी? बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन की बात की थी। इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। देखो 6 का आंसर क्या होगा आपका? फर्स्ट होगा। 7th में क्या हुआ था? स्पॉन्टेनियस रिकवरी हुई थी, 3rd हो जाएगा। और 8th में क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। 9th में क्या हो जाएगा आपका? म्यूजिकल इंटेलिजेंस के बारे में बात नहीं की। और इसमें क्या हो जाएगा? बिगिनिंग ऑफ मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन हो जाएगा। क्लियर हुआ? आपने देखा होगा अभी तक हमने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं, उसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके किसके थे? किसके थे? नोट के पूछे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किससे संबंधित नहीं है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या बताई थी? अभी बताई थी कि बच्चा जैसे जब माता उसके ललाट पे थपकी मारती थी तो बच्चा क्या हो जाता था? एक्टिव हो जाता था। तो इस प्रकार की कंडीशनिंग क्या होती थी? क्लासिकल कंडीशनिंग होती थी। तो आपके 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है आपसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो एक्सटिंक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी भी है, शेपिंग भी है, लेकिन स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है और नहीं आपसे पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ऑटिज्म वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लियो कैनर। ये आपको सीधा याद रखना पड़ेगा, लियो कैनर। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो, out of the following alternative which one is not comes under process in socialization। सोशलाइजेशन के अंडर कौन सा जो नीचे दिए गए हैं ऑल्टरनेटिव नहीं आता? फर्स्ट ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? फर्स्ट में क्या है? लर्निंग टू बिहेव इन सोशली अप्रूव्ड वे। भाई बच्चा क्या सीख रहा है सोशलाइजेशन में? तो वो सोशल तरीके से, एक जो अप्रूव वे होता है सीखने का, उससे सीख रहा है। सही बात है ये। प्लेइंग अप्रूव्ड सोशल रोल, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल एटीट्यूड, ठीक है। लेकिन अप्रूवल ऑफ ईगो ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, ये तो सोशल के अंडर नहीं आता और नहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का 4th हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, the assessment done during or before instruction is known as। देखो
पहले मैं आपको ये चारों असेसमेंट समझा देती हूँ। जो सबमिटिव असेसमेंट होता है वो साल के लास्ट में होता है, जिसमें कोई वो नहीं होता कि बच्चा कुछ कर सकता है, वो फाइनल रिजल्ट होता है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है, बच्चों को हेल्प दी जाती है, गाइडलाइन दी जाती है, वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है। फॉर्मल में भी फिक्स होता है, आपने सुना होगा ये आपके एफए हैं, है ना? उसमें भी मंथ वाइज कि अगस्त में होंगे, फिर दिसंबर में होंगे, ये FA1 है, ये FA2 है। डायग्नोस्टिक सॉरी डायग्नोस्टिक जो असेसमेंट होता है वो इससे रिलेटेड है ही नहीं, इस टाइप का असेसमेंट होता ही नहीं है। हाँ, डायग्नोस मतलब होता है पता लगाना, गलती का पता लगाना, उस टाइप से होता है। तो आपका कौन सा असेसमेंट हो जाएगा? जो ड्यूरिंग और बिफोर इंस्ट्रक्शन होता है वो आपका फॉर्मल असेसमेंट हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर कौन सा हो गया भाई? मैं फिर से लगा देती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा गंदा कर देती हूँ सबको ना, ठीक है। तो आपका 11th का तो क्या आ जाएगा? 4th आ जाएगा, 12 का आपका 2 आ जाएगा, 13 का आपका 4 आ जाएगा और 14 का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाएगा। 15 क्वेश्चन देखो, कहते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट एज डिस्क्राइब बाय जीन पियाजे ए चाइल्ड बिकम कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जो पार्ट होता है वो कौन सी एज में आता है? कंक्रीट में आता है। सी से कंजर्वेशन, सी से कॉन्क्रीट, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब होता है बच्चा ये समझ पाता है इस एज में, जो कंक्रीट की जो एज होती है, स्टेज होती है, वो 7 से 11 वर्ष तक होती है, ठीक है। 7 से 11 वर्ष की एज को कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो इसमें बच्चा ये समझ पाता है कि अगर ये आपका एक कम छोटा बीकर है, एक बड़ा बीकर है और उसमें पानी समान है, तो उसके वो उस पे नहीं जाएगा, साइज पे नहीं जा पाएगा। वो ऐसे दिमाग लगा सकता है कि दोनों में इक्वल पानी है, लेकिन एक ज्यादा छोटा है, इस वजह से उसमें ज्यादा पानी दिख रहा है, ठीक है। जो बीकर का एग्जाम्पल नहीं लेते हम कि एक बड़ा बीकर होता है और एक छोटा बीकर होता है, दोनों में 1-1 लीटर पानी डालोगे तो छोटा वाला जो बीकर होगा उसमें क्या दिखेगा आपको? ज्यादा पानी दिखेगा। तो बच्चा इस एज में यूं पता लगा सकता है कि पानी तो सेम है, सिर्फ शेप की वजह से हमें इसमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्लियर हुआ? 16 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग गुड बॉय और बैड बॉय ओरिएंटेशन इंडिकेट्स। जो गुड बॉय और गुड गर्ल है ना, वो आपकी फर्स्ट स्टेज में दिखती है, जो कि कौन सी है? प्री कन्वेंशनल। जो कोलबर्ग है उन्होंने 3 स्टेज दी थी, कौन कौन सी? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक स्टेज की ये लेवल दिए थे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशन 3 लेवल दिए थे, और हर लेवल की क्या होती थी? 2 स्टेज होती है। हर लेवल की कितनी स्टेज होती है? 2 स्टेज होती है। तो जो पहला लेवल होता है ना, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, उसमें कौन सा आता है? पहली जो स्टेज होती है प्री कन्वेंशनल की, वो तो होती है कि बच्चा सिर्फ पनिशमेंट की डर की वजह से कहना मानता है। उसको ये समझ नहीं आता कि ये गलती छोटी है बड़ी है। अगर ज्यादा पनिशमेंट मिली, बड़ी पनिशमेंट मिली, तो उसको ये लगेगा कि ये ज्यादा बड़ी गलती है। अगर कम पनिशमेंट मिली तो उसको लगेगा छोटी गलती है। तो बच्चा आज्ञा का पालन सिर्फ पनिशमेंट की डर की वजह से करता है। और प्री कन्वेंशनल की दूसरी स्टेज कौन सी है आपकी? गुड बॉय और गुड बॉय और गुड गर्ल की स्टेज है। तो आपसे यही पूछा गया है कि कोलबर्ग के अकॉर्डिंग गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन किसको इंडिकेट करता है? तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4-year-old Beanie started wetting her bed after her parents bring home a new baby. Which of the following type defense mechanism? इसमें क्या आ जाएगा आपका? रिग्रेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? रिग्रेशन हो जाएगा। मतलब लड़की को ये लगने लग गया कि भाई मेरी जगह तो ना नए बच्चे ने ले ली है, तो जो उसका स्ट्रेस और वो होता है, वो किसके थ्रू बाहर आता है? जो टॉयलेट वो गीला करती है ना, वो जो प्रोसेस होती है उसको रिग्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। एक सेकेंड, ठीक है। हमने क्या किया भाई? जो 11th का आंसर था वो कौन सा था? क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस से वो नहीं करती, रिलेट नहीं करती। 12 का लियो कैनर था, 13 का आपका 4th था
अप्रूवल ऑफ ईगोसेंट्रिक बिहेवियर, इसका आपका FA था। 15 का आपका कौन सा था? पियाजे कंजर्वेशन कॉन्क्रीट, और कोलबर्ग में कौन सा आ जाएगा? प्री कन्वेंशनल, और 7th में क्या आ जाएगा आपका? रिग्रेशन आ जाएगा। क्लियर हुई चीजें? नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट देखो 18 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ न्यू बॉर्न रिफ्लेक्स, निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु के रिफ्लेक्स का एक प्रकार नहीं है? जो छोटा बच्चा है आई को ब्लिंक करता है, ठीक है करता है, शकिंग भी करता है, स्विमिंग भी करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, है ना, बहुत छोटे बच्चों को अगर आप मतलब स्विमिंग के लिए छोड़ दोगे पूल में तो वो डूबते ही नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं डूबते हैं, वो उनमें मतलब इनेट एक एबिलिटी होती है। लेकिन छोटा जो नवजात बच्चा वो कहाँ ड्राइविंग चलाएगा? तो नोट ए टाइप पूछे तो आपका क्या आ जाएगा? ड्राइविंग कार आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? ये किसने दिया था आपका? इसका आंसर बताओ भाई जल्दी से। सिद्धांत, ये जो आपके बुद्धि के सिद्धांत है ना, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। जो जितने भी इंटेलिजेंस के, चाहे आप नेट से कर लो, चाहे आप मतलब अपने जो आपने नोट्स बना रखे हैं उनसे कर लो, लेकिन इसका आंसर आपको मतलब ये सारे जो इंटेलिजेंस हैं ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपका कैरोल ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था भाई? कैरोल ने दिया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द सॉरी ब्रोका एरिया ऑफ ब्रेन। जो देखो जो ब्रोका एरिया होता है ना, ये लेफ्ट फ्रंटल लोब होता है, ठीक है। इसमें जो ग्रामेटिकल और लैंग्वेज प्रोडक्शन है उससे रिलेट करता है ये, लेकिन यहाँ पे जो कंप्रीहेंशन वर्ड मीनिंग है ना, वो जो ये ब्रोका ब्रेन है ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कंप्रीहेंसिंग वर्ड मीनिंग के लिए ये बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये सिर्फ किसके बारे में बात करता है? एक तो ये जो ब्रोका ब्रेन एरिया ऑफ ब्रेन है ये लेफ्ट में है, ये ग्रामेटिकल और लैंग्वेज प्रोडक्शन पे काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? नोट ट्रू पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर मैं जल्दी कर रही हूँ या आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि HTET से पहले मैं आपका, जिसने अभी तक टच भी नहीं किया है, मेरी कोशिश रहेगी आपको आराम से 25 मतलब अगर आप समझ के करोगे तो 25 इन्हीं क्वेश्चन से स्कोर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखो, इसमें कहता है इफ ए चाइल्ड इज शेयरिंग विद यू व्हाट ही डिड आफ्टर ही गोट अप इन द मॉर्निंग ही इज यूजिंग ही। यदि एक बच्चा आपको यह बता रहा है कि उसने आज सुबह उठने के बाद क्या क्या किया, तो वो ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं हम? इसको कौन सी मेमोरी बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं इपोड सॉरी एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं। बच्चा बताता रहता है आज मैंने ये किया ये किया ये किया, ये कौन सी मेमोरी होती है? एपिसोडिक मेमोरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ड्रामेटिक प्ले। जो ड्रामेटिक प्ले होता है, जो एक ड्रामा होता है, वो एक्टिव प्ले होता है, बिल्कुल ठीक बात है। उसमें बच्चा यकीन भी कर पाता है, हाँ जी कर पाता है। ये हमेशा ही रिप्रोडक्टिव होता है, ये हमेशा रिप्रोडक्टिव होता है, ऐसा तो नहीं है। इट इन्वॉल्व ओवर्ट बिहेवियर, ये प्रत्यक्ष व्यवहार समाधान जो व्यवहार होता है वो सामने दिखता रहता है। नो ट्रू पूछा है ना, तो ये हमेशा जो ड्रामे होते हैं, जो भी ड्रामे होते हैं, ये हमेशा प्रोडक्टिव तो नहीं होते। तो ये बात तो गलत है और गलत ही आपसे पूछा है, तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्टेटमेंट पर्सनैलिटी इज नथिंग बट ए सेट ऑफ लर्न responses best describe which of the following view about personality। कहता है कि जो पर्सनालिटी है वो कुछ नहीं है बट बहुत सारी चीजें जो आपने सीखी है उस चीज का रिस्पॉन्स है।
इसको कौन सा नीचे दिए गया हो दिया सॉरी इसमें से जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा व्यू इस बात को अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है? तो कौन सा कर पा रहा है भाई आपका? 23 का आंसर बताओ भाई। फंक्शनलिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? फंक्शनलिस्ट व्यू हो जाएगा। 24 देखो। Presentation of an unpleasant stimulus to decrease the occurrence of a response is known as। देखो प्रेजेंटेशन जो होती है ना, कोई भी अनप्लेजेंट जो वो होता है स्टिमुलस होता है, उसको बार बार जो चीज हो रही है उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। उसको क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। मतलब कुछ चीज हम नहीं चाह रहे उसी को ही कम कर देता है। जैसे मान लो मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा तो वो खाना ही हटा देगा, तो मतलब मैं क्या हो जाऊंगी? मुझे अच्छा लगेगा। तो ये किसका एक एग्जाम्पल होता है? ये किसका एग्जाम्पल होता है आपका? एक सेकेंड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का। मैं आप में इसको एक बात बताऊं मैं आपको, जब भी आपका रीइंफोर्समेंट आ जाए और पनिशमेंट आ जाए, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो डिजायरेबल मोमेंट को तो बढ़ाएगा और अनडिजायर को, अनप्लीजेंट उनको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और जब पनिशमेंट की बात आ जाएगी, चाहे पॉजिटिव पनिशमेंट हो चाहे नेगेटिव, वो हमेशा डिक्रीज ही करेगी। जो हमारा मन करेगा ना प्लीजेंट चीजों को, उनको क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। और रीइंफोर्समेंट हमेशा क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। किसको इंक्रीज करेगा? जो चीज हम चाह रहे हैं, जो चीज हम चाह रहे हैं। जो हम नहीं चाह रहे अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट चीजों को क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। क्लियर हुआ ना? तो आपका ये ऑप्शन ध्यान रखना आपको। फिर से सुन लो, रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो हमारे डिजायरेबल चीजें हैं उनको तो इंक्रीज करेगा और अनडिजायरेबल चीजों को डिक्रीज करेगा। पनिशमेंट हमेशा हमारी डिजायर जो भी होगी उनको क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब इसमें देखो आप, फिर से एक क्वेश्चन आ गया। कहता है द सीट बेल्ट बजर ऑफ ए कार स्टॉप एज सुन एज द ड्राइवर पुट ऑन द सीट बेल्ट। देखो सीट बेल्ट जब जब एक ड्राइवर जल्दी से लगा लेता है, जितनी जल्दी वो लगा लेता है उतनी जल्दी जो बजर होता है वो बजना बंद हो जाता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है बताओ? ये जो बैल बज रही है वो तो नेगेटिव है, लेकिन वो बैल बजना क्या कर रहा है हमारा? जो इरिटेशन को तो खत्म कर रहा है ना, तो रीइंफोर्समेंट। ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आ जाएगा। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।